वैकल्पिकों से तो बंटाधार हो रहा है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। जितना बंटाधार हो रहा है, कृत्रिम ब्राह्मण, कृत्रिम क्षत्रिय, कृत्रिम वैश्य, कृत्रिम शूद्र, जिनके यहाँ स्थिर वर्ण व्यवस्था नहीं है, परंपरा से जिनकी वर्ण व्यवस्था टूट गई सैकड़ों वर्ष पूर्व। कैसे टूट गई? शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, भारतवर्ष नेपाल आदि सब को छोड़कर सुदूर चले गए, वहीं बस गए। यहाँ के ब्राह्मणों से, आचार्यों से संपर्क टूट गया, वो म्लेच्छ हो गए। अब अंग्रेजों के यहाँ भी परंपरा से क्षत्रिय नहीं है कोई, लेकिन फिर भी वैकल्पिक ढंग से वो क्या करते हैं, इस पर ध्यान दो। वैकल्पिक ढंग से राजवंश तय कर लेते हैं। जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था लुप्त हो गई, उनके यहाँ भी व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए वैकल्पिक कुलीनता मान ली जाती है। शेख सैयद, मुगल, पठान, ये सब होता है नहीं। अमुक वर्ण, अमुक मुसलमानों में अमुक परंपरा का व्यक्ति अमुक जगह अधिकृत है, अमुक जगह नहीं अधिकृत है। जिनके यहाँ वैकल्पिक है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ भी परंपरा सुरक्षित रखने के लिए एक वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली जाती है। ब्राह्मण का विकल्प बना के दिखाइए। जितने आज ब्राह्मण के विकल्प बनाए गए, वही सब के सब ब्राह्मण का जो दायित्व था उसके लिए विध्वंसक सिद्ध हो या नहीं। वैश्यों का विकल्प आपने उद्योगपतियों को बनाया, आर्थिक शोषण में किन का हाथ है? उद्योगपतियों का। क्षत्रियों के विकल्प किसको बनाया आपने? पुलिस को बनाया, मिलिट्री को बनाया, रक्षा के लिए वही सरदर्द है या नहीं? अंग्रेज लोग के मूर्ख थे क्या? भारत में किनको सैनिक में रखते थे? सबको रखते थे क्या? किस वर्ण के व्यक्ति को रखते थे? नहीं तो जुकाम का बहाना ले लेकर भागते हैं सब सीमा से, समझ गए नहीं? वैकल्पिकों से तो बंटाधार हो रहा है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। जितना बंटाधार हो रहा है, कृत्रिम ब्राह्मण, कृत्रिम क्षत्रिय, कृत्रिम वैश्य, कृत्रिम शूद्र। देखिए, यहाँ समझाया जा रहा है कि जो लोग परंपरा से, यानी कि जो जन्म से ही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र माने जाते रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर परंपरागत कहा गया है। और जो लोग जन्म से नहीं हैं, बाद में कर्म से बने, उन्हें ये वैकल्पिक कह रहे हैं। तो ये समझा रहे हैं कि जो लोग परंपरागत हैं, उनका मुकाबला ये वैकल्पिक लोग नहीं कर सकते। बेसिकली ये वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी जन्म से ही है और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अनेकों सनातनी मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और जन्म व्यवस्था बाद में पाखंड के द्वारा सनातन में आई। हालांकि हम इनके नज़रिए से ही बात कर रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जन्म व्यवस्था के आधार पर चल रहे थे, जाति व्यवस्था मान रहे थे, वो लोग भारत में थे, और जो लोग भारत से बाहर चले गए उनमें यह व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन बाद में उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। तो अंग्रेजों ने भी वैकल्पिक व्यवस्था बना ली। यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जो अंग्रेज हैं वो वैकल्पिक हैं। उनमें वैकल्पिक क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हैं। और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो वैकल्पिक हैं वो परंपरागत का मुकाबला कर नहीं सकते। अब समस्या ये है कि वो जो वैकल्पिक थे अंग्रेज वाले, वो तो संख्या में भी बड़े कम थे, लेकिन उन कम लोगों ने भी यहाँ पर जो परंपरागत थे उनके ऊपर अधिकार जमा लिया। इनके अनुसार तो कहा जा रहा है कि साहब उनका आगे उनकी कोई बिसाती नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि वो वैकल्पिक लोग बाहर से आते रहे और यहाँ के जो परंपरागत थे उनको हराते गए और उन पर अधिकार जमाते गए। जो परंपरागत लोग थे बेचारे हारते भी रहे या संधि करते रहे। कुछ ही गिने चुने लोग थे जो इनसे युद्ध करते रहे और लगातार लड़ते भी रहे। तो इनके इतने सारे परंपरागत लोग उन वैकल्पिकों से क्यों हार गए? अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ऐसे लोगों का भी है जिन्होंने इस देश की, इस संस्कृति की जो मूल भावना थी, सनातन की जो मूल आधारशिलाएं थी, उनमें पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, जातिगत भेदभाव, आपसी बंटवारा इतना घुसा दिया कि लोग आपस में इतनी फूट हो गई थी और इतनी अंधभक्ति हो रही थी और विज्ञान के प्रति इतना अनादर हो गया था, नई चीज़ों को सीखने के प्रति इतना अनादर हो गया था, ऐसा लगने लगा था जैसे आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति को देखेंगे तो शुरू से विज्ञान और आध्यात्म साथ में चलते आए हैं। लेकिन जब से पाखंडवाद घुसा तब से सारा नाश होता गया और आज भी ये लोग लोगों को बरगला रहे हैं। और यहाँ पर ये इस बात में भी इनका ज्ञान अधूरा है कि अंग्रेज किसी एक जाति विशेष के लोगों को ही सेना में रखते थे। केवल अन्य अनेकों बिरादरियों के लोग, अनेकों जातियों के लोग अंग्रेजों की सेना में थे
और ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने ही भिन्न जातियों को लोगों को लेना शुरू किया था, उससे पूर्व से भी भारत में हमेशा से भिन्न भिन्न जाति और समूहों के लोग सेना में आते रहे हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को करते रहे हैं। ऐसा कोई जन्म के आधार पर बहुत बड़ा फिक्स नहीं था। कोशिश होती रही है कि जन्म के आधार पर ही माना जाए, ऐसे पाखंडी लोग करते भी रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं कि भारत की समाज ने ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज को फिक्स कर रखा था। युद्ध में हमेशा से अन्य जातियों के लोग जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो लोग हमेशा से भारत में सहयोग करते रहे हैं और अच्छे योद्धा के तौर पर करते रहे हैं और हर फील्ड में करते रहे हैं। अनेकों विद्वान हुए जो ब्राह्मण नहीं थे, अनेकों योद्धा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे जन्म से, अनेकों व्यापारी हुए जो जन्म से वैश्य नहीं थे, और अनेकों शूद्र हुए जो कि जन्म से शूद्र नहीं थे, और सबने अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया है। तो केवल अगर आप क्षत्रियों के ऊपर ही लेके चलेंगे तो आप शिवाजी महाराज के में भी देखिए, उससे पीछे महाराणा प्रताप के में भी देख लीजिए, और पीछे अगर आपको जाना हो तो आप जाते जाइए, पीछे बप्पा रावल के समय में देख लीजिए, भील उनके साथ भी योद्धा थे। और पीछे आपको जाना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चले जाइए, वहाँ भी थे। और पीछे आपको जाना है आप महाभारत के समय में चली जाइए, जरासंध राजा था, उसकी आर्मी का चीफ कौन था? एकलव्य है, उसका जो पिता था, ये भी निषाद जाति से आते हैं। आप यहाँ से लेके महाभारत से लेके रामायण तक और पीछे चले जाइए, अनेकों अन्य लोगों ने हर तरह का काम किया है, जिनके जन्म के आधार पर अगर देखेंगे तो उनकी जाति कुछ और बोली जाएगी, और कर्म के आधार पर देखेंगे तो उन्होंने कुछ और कर्म किया और उस अन्य कर्म करके बड़े सफल भी रहे। तो अगर हम देखें तो इस तरह से कई लोग केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य बन के बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिक भी इतिहास की नॉलेज उनके अंदर नहीं है, बेसिक भी समाजशास्त्र उनके अंदर नहीं है, समाज की नॉलेज नहीं है, नैतिकता का भी नॉलेज नहीं है, और जरा भी न्याय की भावना उनके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे लोगों को बहुत बड़ा धर्माचार्य मान के बैठे हुए हैं, इनकी बातों को सुन के अपने अंदर अपने दिमाग में भी गंदगी भर लेते हैं और अपना जीवन उसी मूर्खता के साथ जीना चाहते हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के चंगुल से दूर हटें। धर्म को समझना है, अपनी बुद्धि से समझिए, शास्त्र आपके पास है, पढ़िए। अब तो यूट्यूब है, 50 चीज़ें हैं, 10 बाबाओं के आप प्रवचन सुन सकते हैं, जिनकी बात लॉजिकल लगती हो, जिन लोगों की बात अच्छी लगती हो, आप उसको मानिए। ये भेदभाव से भरी हुई, मूर्खता से भरी हुई लोगों की बातों को मान मान कर कब तक जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।